कम। बैठिए। खोरठा में अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम रमेश कुमार गुप्ता है। हम्म, हम नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय से स्नातक के पढ़ाई के लिए ही हम्म, तकर बाद हम नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय ले बीए 2019 में कैले ही। तकर बाद दक्षिण बिहार केंद्रीय विद्यालय विश्वविद्यालय ले परास्नातक के पढ़ाई के लिए अभी गया में हाई स्कूल मास्टर के नौकरी करत। गया में हाई स्कूल में आप शिक्षक हैं। किस विषय के शिक्षक हैं? कैसे? किस विषय के शिक्षक हैं? सोशल साइंस, जियोग्राफी। सोशल साइंस। हाई स्कूल में है ना? जी सर। हाई स्कूल टीचर है या मिडिल स्कूल टीचर है? हाई स्कूल सर। तो हाई स्कूल में तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, हाँ, सोशल साइंस तो नहीं होता है। ज्योग्राफी के टीचर हैं। जी सर। ठीक। अभी विश्व के स्तर पर पर्यावरण को लेके क्या क्या चुनौतियां थोड़ा बता सकते हैं? जैसे पूरे विश्व को संकट का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो हम देखें कुछ हालिया घटनाओं को अगर रिलेट करके देखें तो वर्तमान में कई युद्ध चल रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि इन युद्ध के कारण हमारे हमारे विश्व में कार्बन उत्सर्जन जो है बढ़ा है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरा को ये बढ़ाता है। इसके अलावा हम मानते हैं कि वैश्विक स्तर पे जल की समस्या भी बढ़ी है और जलवायु परिवर्तन के चलते जो मौसमी घटनाएं हैं वो अनिश्चित हुई हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो मरुस्थलीकरण विश्व में जो है कि एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभरा है। रसायनों का इस्तेमाल खेती में बढ़ने के कारण मुख्यतः। और इसके अतिरिक्त अगर हम पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखें तो समुद्री प्रदूषण भी एक समुद्री प्रदूषण और प्लास्टिक प्रदूषण जो है एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में विश्व के सामने। पलामू के रहने वाले हैं आप? जी सर। पलामू का भौगोलिक परिचय दीजिए। पलामू झारखंड के पाट प्रदेश के उत्तर में स्थित है। ये सोन नदी से घिरा हुआ है पश्चिम में और इसके उत्तर में कैमूर की पहाड़ियां स्थित हैं और यह झारखंड का गर्म क्षेत्र में आता है। गर्म एवं सर्वाधिक ठंडे क्षेत्रों में से एक है। सर्वाधिक ठंडा तो नहीं बट ठंडा भी ठीक ठाक है और यह झारखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आता है। पलामू में सूखा जो समस्या है उसके लिए क्या क्या कारण जिम्मेदार हो सकते हैं? पहला तो भौगोलिक कारण ही है क्योंकि पलामू पाट क्षेत्र का रेन शैडो एरिया में आता है जिस कारण यहाँ वर्षा कम होता है। एक कारण हो गया रेन शैडो रीजन। और दूसरा कारण है कि पलामू छोटा नागपुर पठार का भाग है जिसके चलते पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ भौम जल जो रिचार्ज है वो स्लो होता है क्योंकि भूमि में जो छिद्र है रंध्र जो है उसकी मात्रा कम होती है पठारी क्षेत्र होने के कारण। और इस कारण भी जो है कि यहाँ भौम जल स्तर जो है कि उतना अच्छा नहीं है जितना मैदानी क्षेत्रों में होता है। सॉइल टेक्सचर बता सकते हैं थोड़ा? सॉइल टेक्सचर सॉइल लाल टेक्सचर के मिट्टी। बारे में नहीं, पलामू के बारे में इन जनरल पूछ रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि इसकी रंध्रता कम है, हाँ रिचार्ज नहीं हो पाता है, हाँ तो वाटर रिचार्ज में सॉइल टेक्सचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस सर। तो सॉइल टेक्सचर क्या होता है और कैसे वाटर रिचार्ज में रोल प्ले करता है थोड़ा बताइए। सॉइल टेक्सचर बेसिकली हम इसके गठन को सॉइल टेक्सचर में देखते हैं कि यह कितना हार्ड है। इसमें रंध्र यानी छिद्र ज्यादा होगी तो सॉइल टेक्सचर अच्छा माना जाता है। तो किस पे निर्भर करता है ये? इसकी रंध्रता है? हाँ, है ना? दो चीजों पे सर, एक ह्यूमस की मात्रा और उसकी जो जनक चट्टान है उस पर भी यह निर्भर करता है कि किस चट्टान से निर्मित हुआ। तो वो रिचार्ज को कैसे प्रभावित करता है सॉइल टेक्सचर? जब पठारी क्षेत्र होने के कारण जैसे मैदानी क्षेत्र में जो है कि सॉइल टेक्सचर ढीला होता है तो इसमें रंध्र की संख्या भी जो है कि ज्यादा पाई जाती है और पठारी क्षेत्र में सॉइल टेक्सचर
ढीला नहीं होता, वहाँ रंध्र की संख्या भी काफी कम होती है, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज रंध्रों के थ्रू ही होता है जमीन से। अच्छा, पिताजी के बारे में आपने मेंशन नहीं किया, क्या प्रोफेशन है उनका? पिताजी की डेथ मेरे अच्छा, 6 मंथ के रहते हुए उनका ही निधन हो गया था, तो, आप बहुत छोटे थे तभी। जी। अच्छा अच्छा, तो आपके घर का कैसे चलता है, घर का जो आपकी आर्थिक व्यवस्था है वो घर में कैसे कुछ पूरी होती है? जमीन है जिसकी खेती बटाईदार पे होती थी उस टाइम। हम्म, अभी तो खैर 3 भाई हैं तो सारे भाई जो है कि काम करने लगे हैं, हम्म। लेकिन इससे पहले जमीन जो है बटाईदार पे दे करके खेत आप तीन होती थी। भाई हैं? इसके अतिरिक्त मम्मी खुद जो है कि हम्म, लेबर में काम करके सबको पढ़ाई। आप तीन भाई हैं, जी। तो आप उसमें कितने नंबर पे हैं? सबसे लास्ट। छोटे हैं? जी। बाकी दो भाई आपके क्या करते हैं? दोनों का बिजनेस है सर। एक पानी प्यूरिफाइंग प्लांट चलाते हैं, हम्म, और एक जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेचते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अच्छा, तो ये बताइए कि एक पानी प्यूरिफायर प्लांट लगाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, अगर मुझे लगाना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? पानी प्यूरिफाइंग प्लांट के लिए सबसे पहले तो एक सोर्स होना चाहिए वाटर का, हम्म, ताकि निर्बाध रूप से पानी की जो आपूर्ति हो सके। ठीक है, एक हो गया। बिजली कनेक्शन होनी चाहिए, हम्म, ताकि जो पानी प्लांट के लिए मशीन्स लगाए जाते हैं वो हम्म, चल सके। इसके अतिरिक्त जो है कि पानी प्लांट में चिलर एक मशीन आता है जो पानी को ठंडा करने के लिए यूज होता है, और प्यूरिफाइंग प्लांट में पूरा मशीन का सेट होता है जो वाटर को प्यूरिफाई करता है। घर पे हम लोग जो प्यूरिफायर लगाते हैं, से टेक्नोलॉजी में डिफरेंट नाम लिखे रहते हैं, जैसे यूवी टेक्नोलॉजी या समथिंग। जिस यूवी आरओ। यूवी आर यूवी ओ। बेसिकली यूवी लाइट का यूज करता है, जो वाटर को के में जो मौजूद ये रोगाणु होते हैं उसको नष्ट करने का काम करता है, जबकि आरओ जो है रिवर्स ओस्मोसिस के टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसमें वाटर को एक फाइन मेम्ब्रेन से क्रॉस किया कराया जाता है, जिसमें वाटर के मोलिकुल्स तो क्रॉस कर पाते हैं, लेकिन वाटर के मोलिकुल से बड़े जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर कई सारे मिनरल्स जो हैं वो भी उससे छन जाते हैं, और प्योर जो वाटर के मोलिकुल्स हैं उसके उस मेम्ब्रेन से बाहर जा पाते हैं, और इस तरह आरओ काम करते अच्छा, अभी जैसे बारिश हो रही है, हैं। जी। तो मान लिया जाए कि मानसून प्रॉपर पहुंच चुका है झारखंड में, क्या माना जाएगा इसको? जी सर, आईएमडी का जो झारखंड शाखा है उसने 17 तारीख को ही झारखंड में मानसून आने की बात कही है। कितने तारीख को? 17 जून से। 17। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस साल मानसून थोड़ा लेट हो गया है, पहले अनुमान लगाया गया था कि मानसून थोड़ा जल्दी आ जाएगा, जल्दी आएगी। क्या कारण रहा बीच में डिले होने का? ये माना जाता है कि एक तो एमजे जो मैडलेन जूलियन जो ऑसिलेशन है वो जल्दी एक्टिव होकर के और फिर जल्दी क्रॉस भी कर गया। दूसरा जो वेस्टर्न जो ये पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भारत में मानसून आने को रोका, मानसूनी हवाओं का। और तीसरा जो है कि बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दाब की स्थिति बननी थी वो उतनी मजबूत निम्न दाब की स्थिति नहीं बन पाई, जिसके चलते बाकी पार्ट में मानसून डिले पहुंचा है। मानसून को डिस्टर्ब करने में कई बार जेट स्ट्रीम का भी रोल माना जाता है, जी सर। मुझे बताइए कि कौन सा जेट स्ट्रीम रिस्पॉन्सिबल होता है भारत में मानसून को डिस्टर्ब करने में, और कैसे वो रोल प्ले करता है? ईस्टर्न जेट स्ट्रीम सर, जो तिब्बत के पहाड़ियों से उत्पन्न होता है, और यह अगर यह जेट स्ट्रीम मजबूत हो तो यह जो है कि मॉरिशस के आसपास के क्षेत्र में ज्यादा स्ट्रॉन्ग उच्च दाब का क्षेत्र बनाता है, और जितना ज्यादा वहाँ उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा वहां से समुद्री हवाओं को उतना ही तीव्र गति से भारत के क्षेत्र में जो आईटीसीजेड निम्न दाब वाला क्षेत्र है वहां भेजेगा, और तो मानसून मानसून तो स्ट्रॉन्ग फेवरेबल रहेगा। जी सर। मेरा क्वेश्चन था कि ये जेट स्ट्रीम मानसून को डिस्टर्ब भी कर सकता है क्या, ऐसी जी संभावना सर, होती है? मानसून को डिस्टर्ब कर तो सकता है। डिस्टर्ब कैसे कर सकता है, मैं वो जैसे समझना चाहता पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है हूँ। अगर वो ज्यादा स्ट्रांग रहे भारत के उत्तरी क्षेत्रों में, तो वह मानसूनी हवाओं को आने से रोकने का काम करता है। लेकिन जनरली गर्मी के सीजन में, समर सीजन में, ये जो है कि आईटीसीजेड के नॉर्थ की ओर खिसकने से यह भी हिमालय के उत्तर में खिसक जाता है और फिर मानसूनी हवाएं आती हैं। आ जाती हैं।
ओके, आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से पीजी किया है ज्योग्राफी में ही। जी सर। झारखंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? रांची में सर। रांची के किस लोकेशन पे? सर जगह ध्यान प्रॉपर बता सकते हैं? नहीं। सॉरी सर। नीलांबर पीताम्बर जी के बारे में थोड़ा बताइए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है झारखंड में? नीलांबर पीताम्बर 1857 के क्रांति के समय पलामू में आंदोलन का नेतृत्व किए थे और इन्होंने ये अपने आप में भोक्ता समुदाय से आते हैं और चेरो समुदाय के साथ, चेरो और खरवार खरवार समुदाय के साथ मिलकर के अंग्रेजों के विद्रोह करने का काम किए थे। अच्छा, आप टीचर हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जी सर। वो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी पहले से चल रही है जिसकी जगह पे इसको अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जी सर। तो दो तीन कुछ डिफरेंसेस बता सकते हैं हाँ क्या सर, क्या? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पहले की जो हमारी स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वो 10+2 पर बेस्ड है, जिसमें 10वां तक और उसके बाद +2 यानी इंटर के 2 साल को लेकर चलता है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको ब्रेक करके प्री स्कूलिंग को भी साथ में लेकर के 5-3-3-4 के रेशियो को सिस्टम को अडॉप्ट किया है। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात करता है, जैसे कॉलेजेस में पहले हार्ड सेपरेशन हुआ करते थे, आर्ट साइंस कॉमर्स। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको एबॉलिश करने की बात करता है और बच्चों को अपने पसंद के हिसाब से विषय चुनने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी बच्चों को आज़ादी देती कि वो बीच में भी अगर पढ़ाई छोड़ दें तो उनकी कोर्स जो है कि पूरी लैप्स ना हो और एबीसी के माध्यम से उसकी उनकी जो पढ़ाई है उनकी एकेडमिक बैंक में क्रेडिट हो जाए और ठीक है। 1 साल भी करें तो सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री मिले कम से कम। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट किनके द्वारा तैयार किया गया के था? कस्तूरी रंगन। के कस्तूरीरंगन। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट बना, उसके ऊपर में आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, जी सर। एक श्लोक लिखा हुआ है। मैं उस सॉरी श्लोक सर, ध्यान नहीं। आइडिया नहीं है, नहीं सर, उस श्लोक का मैं आधा लाइन सुनाता हूँ तो शायद आपको याद आ जाए। कोशिश करूंगा। उसमें एक लाइन है, सा विद्या या विमुक्तये, और ये पूरा श्लोक लिखा हुआ है। अच्छा, इसी का केवल अर्थ बता दीजिए, सा विद्या या विमुक्तये का क्या मतलब होता है? सॉरी सर, ध्यान नहीं बता सकते हैं, कोई बात नहीं। मेरा लास्ट सवाल है, झारखंड प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं आप, मुझे झारखंड प्रशासनिक सेवा की हायरार्की एक तो बता दीजिए झारखंड में, जहाँ पे आप पदस्थापित होंगे वहाँ से टॉप मोस्ट लेवल के ऑफिसर जो झारखंड में है। झारखंड प्रशासनिक सेवा में केवल नहीं कह रहा हूँ, आप बहाल होंगे प्रशासनिक झारखंड प्रशासनिक सेवा में, वहाँ से जो झारखंड में प्रशासनिक स्तर पे जो पदाधिकारियों का क्रम है, एक तो वो बता दीजिए, और दूसरा झारखंड प्रशासनिक सेवा में काम करने के दौरान आप किन किन चुनौतियों का सामना करेंगे, उसमें से 3 चुनौतियां मुझे बता दीजिए। ये 2 सवाल मेरा लास्ट है, बताइए। हायरार्की की अगर हम बात करें सर तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एकदम लो में 3 पार्ट में डिवाइड है। एक जैसे अभी पीसीएस से अगर कोई सिलेक्ट होके जाता है तो एक तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बन सकता है, बीडीओ के पद पर जा सकता है या सीओ के पद पे। सीओ के स्तर पे अगर हम देखें तो वो प्रमोशन होके डीएसएलआर बन सकते हैं, एलआरडीसी डीसीएलआर भी बोलते हैं। इसके बाद वो एसडीओ के पद पे जा सकते हैं और एसडीओ से एसी होते हुए वो डीडीसी और डीसी के पद पे जा सकते हैं। अगर हम वीडियो के से देखें नजर से तो वीडियो से वो डीडीसी और फिर सॉरी एसडीओ फिर डीडीसी होते हुए वो ऊंचे पदों पे जा सकते हैं। और डीसी के ऊपर फिर झारखंड में बताइए। हाँ, डीसी के ऊपर अगर हम चलें तो डीसी के ऊपर कमिश्नर आएंगे जो प्रमंडल लेवल पे ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं। उनके ऊपर अगर हम आए तो सचिवालय स्तर पे आएंगे, वहाँ अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, क्या सर, जॉइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और फिर डिप्टी सेक्रेटरी और फिर सेक्रेटरी से उसके ऊपर सर चीफ सेक्रेटरी। और 3 चुनौतियां प्रशासन में। हाँ, 3 चुनौतियां। पहला तो अभी ब्लॉक लेवल पे मेरे हिसाब से करप्शन एक बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती मैं ये मान के चलूंगा कि अभी भी ब्लॉक लेवल पे जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनके साथ तालमेल की कमी दिखाई पड़ती है, अक्सर कई सारी घटनाएं देखने को मिलती है। और तीसरी जो चुनौती के रूप में हम देखते हैं तो
जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका हम बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन नहीं देख पाते ब्लॉक मतलब ब्लॉक के स्तर पे करप्शन जो आप बता रहे कि प्रेवलेंट है, जी सर। तो उसमें किनको शामिल पाते हैं आप? कौन लोग शामिल है करप्शन में? करप्शन में सर एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं वो भी तो जैसे बीडीओ, सीईओ, फिर उसके बाद कर्मचारी हो सर गए। उसके नीचे के स्तर पे भी कर्मचारी सीआई हाँ, ऐसे वही बहुत सारे केसेस बीडीओ, सीईओ, कर्मचारी, सीआई, कंप्यूटर ऑपरेटर, इन सबको आप पाते हैं कि वो लोग करप्शन में जी सर। लिप्त हैं। तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आप प्रशासनिक सेवा में आएंगे तो करप्शन नहीं करेंगे? कुछ चीजें हैं सर करप्शन ना करने के तरीके हम यूज कर सकते हैं प्रशासनिक सेवा में आने पे। पहला कि कोशिश करेंगे ऑनलाइन मेथड का ज़्यादा यूज करें ताकि लोगों को ऑफिसेस का चक्कर काटना कम पड़े आप क्योंकि ऐसा कह रहे हैं कि अभी सरकार जो है वो ऑनलाइन मेथड का यूज नहीं कर रही है, आप आएंगे तब उसको शुरू करेंगे? नहीं सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन का इस्तेमाल एकदम ही नहीं कर रही है जैसे मैं आप आएंगे तो ज्यादा करेंगे? नहीं सर मैं कुछ उदाहरण से इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जैसे अभी म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन दिए जाते हैं सर लेकिन इसके बावजूद बावजूद एक प्रोविजन है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन किए तो उसके बाद ही फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजना होता है जमा करना होता है ऑफिस में जाकर के अंचल कार्यालय। इसी क्रम में ये एक जब कांटेक्ट होता है फिजिकली ऑफिस से तो करप्शन का एक माध्यम एक उपाय जुगाड़ बन जाता है। अगर इसको कोशिश किया जाए कि ये जो फिजिकली वहाँ विजिट करने के लिए प्रोविजन है उसको अगर किसी तरह हम फिजिकल फॉर्म के जगह डिजिटल कॉपी ही अगर हम मंगा लें और उस पर अगर हम काम करें मतलब कोशिश हमारी रहेगी कि फिजिकल विजिट कम से कम हो ताकि करप्शन तो आपका कहना है कि जो फिजिकल कॉपी मंगाई जाती है वो ऑफिसर जानबूझ के फिजिकल इसलिए मंगवाते हैं ताकि वो करप्शन कर सकें? सर ऐसा लोग तो मानते हैं कि जितना फिजिकली आप क्या मानते हैं कि जो फिजिकल मेरा कॉपी मानना मंगाई सर जा रही है म्यूटेशन के बाद, वो जो ऑफिसर्स जिनके पास भी फिजिकल कॉपी जाती है वो इसीलिए मंगाते हैं ताकि उनको जुगाड़ मिल नहीं जाए सर करप्शन करने का? सरकार अगर नियम बनाई फिजिकल कॉपी बना तो प्राप्त करने आप का जाके तो कैसे ऐसा चेंज नहीं कर है कि देंगे उसको, फिजिकल के नहीं नियम सर को? मैं बस ये कह रहा हूँ कि फिजिकल कॉपी मंगाने का जो सरकार का पर्पस है कि अगर डॉक्यूमेंट की कहीं कमी हो तो वो पूरा किया जाए और जब फिजिकल विजिट होता है लोगों का तो अक्सर कागजों की आप कह रहे कि उसको आप डिजिटल कर देंगे? डिजिटल करने की कोशिश करेंगे सर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी तरह डिजिटल करूँ जहां तक संभव मतलब सरकार ने रूल बनाया फिजिकल करने का, आप उसको डिजिटल करेंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं? अगर फिजिकल भी करवाना है सर तो हम चाहेंगे कि एक व्यवस्था हो जहाँ पे फिजिकल कॉपी आराम से पब्लिक जमा करे और फिर अभी व्यवस्था में कहाँ कमी है कि फिजिकल कॉपी आराम अभी से मिल पा अक्सर रही है? जाने के बाद कई सारे कर्मचारी या सीआई से मिलने का प्रावधान किया जाता है लेकिन अगर हम देखें तो हर एक ऑफिस में डाक की व्यवस्था होती है तो ये प्रोविजन किया जाए कि ऑफिसर्स को डायरेक्ट फिजिकल कॉपी देने की बजाय डाक में दे दिया जाए डायरेक्ट वहाँ मिलने की बजाय तो वो भी एक तरीका होगा जहाँ उनकी संपर्क कम होगी और चांसेस थोड़े कम होंगे करप्शन। अच्छा। और झारखंड में एक आध ऐसे पदाधिकारी का नाम बताइए जो करप्शन में आपको लिप्त पाए हुए नजर आते हैं? अभी कुछ हालिया जो केसेस हैं हालांकि वो लिप्त है या नहीं वो तो जांच का विषय है लेकिन गिरफ्तार हुए हैं एसीबी गिरफ्तार की है उन्हें शराब के घोटाले के केस में। नाम बताइए। विनय चौबे आईएएस और सर अभी और ध्यान शायद मनोज कुमार है नहीं सॉरी सर मुझे आपको क्या लगता है, वो तो जांच का विषय, वो तो बाद में जांच होके आएगा। आप जितना न्यूज पढ़ पा रहे हैं, जितना लोगों से आप सुनते हैं, आपकी धारणा बनती होगी। आप क्या मानते हैं? कभी भी न्यूज के एक पक्ष को सुन करके धारणा बनाने विचार नहीं रखते क्योंकि अक्सर न्यूज में हमें सिर्फ और सिर्फ एसीबी की वर्जन ही पब्लिश दिखाई देती है। अभी विनय चौबे सर का जो पक्ष है वो सामने नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि मीडिया जो है बायस्ड है, वो एक मैं पक्ष को ये दिखा कह रही रहा है, हूँ एक सर दूसरे कि पक्ष को नहीं मीडिया दिखा रही। बायस्ड है लेकिन समय के साथ आएगा पक्ष तो उसके साथ क्लियर होगा चीज। उन्होंने तो स्टेटमेंट दिया है मीडिया में।
सॉरी सर, मैं मुझे ध्यान नहीं। ठीक है नाम। ओके, रमेश जी, जी जी मैम। किचन गार्डनिंग करते हैं, जी, क्या है ये? किचन गार्डनिंग बेसिकली गार्डनिंग का ही एक ग्रुप है जिसमें हम किचन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या आप किचन गार्डनिंग में? अभी बेसिकली हम सब्जी और फल की खेती किए हैं अपने। कौन से फल की खेती आपने अ, किचन गार्डनिंग में की है? हाँ, किचन गार्डनिंग जो कलमी पौधा होता है, अमरूद का, नींबू। अमरूद किचन गार्डनिंग में आता है? किचन गार्डनिंग क्या है, जरूरत में अगर हम देखें तो वो भी तो हमारे खाने के लिए जरूरत पूरा करने के लिए ही तो उपयोग में तो आता है किचन उसमें। गार्डन में आपके हिसाब से गेहूं चावल भी लगाया जा सकता है, नहीं, खाने के लिए तो वो भी आता है। सॉरी सर, हम्म, सॉरी, किचन गार्डनिंग शायद नहीं आएगा। परिभाषा में अमरूद का पौधा, आम का पौधा, ये सब तो आप नहीं लगा सकते हैं, तो बड़ा वृक्ष बनेगा। कलमी आते हैं मेरे छोटे स्तर पे लगाने के लिए। छोटे स्तर पे जी। तो किचन गार्डनिंग आप करते कहाँ पे हैं? घर के सामने जमीन है उसमें भी और छत पे भी। छत पे और घर के सामने जमीन जी। पे। तो छत पे अगर हम किचन गार्डनिंग करते हैं जी। तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाया जाता है? वाटर का डायरेक्ट टच ना हो छत पे, इसकी विशेष ध्यान रखी जाती है। इसके लिए हम बैग या बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं, कौन ताकि से बैग का यूज करते हैं? आता है मैडम गार्डनिंग के लिए बैग। बैग का कुछ नाम होगा ना? स्पेसिफिक नाम अभी ध्यान में नहीं। तो बैग और बाल्टी का प्रयोग आप करते हैं हाँ, बैग और बाल्टी का प्रयोग। कि डायरेक्ट पानी का टच, और किस चीज से बचाव की जरूरत होती है? दूसरा है कि टेरेस पे हम उस जगह का चुनाव करते हैं जहाँ सनलाइट प्रॉपर आए, वो कोई शैडो एरिया ना हो। तीसरा जो है कि हमारा ध्यान रहता है कि लोड टेरेस पे बहुत ज़्यादा ना हो, इसलिए नॉर्मल मिट्टी के जगह पे मिट्टी के साथ कुछ और चीज़ों को मिला करके हम उसको हल्का करने की कोशिश करते हैं ताकि लोड कम रहे। हवा और पानी, सिर्फ इसकी सहायता से उगाए जाने वाले कुछ फूल का नाम बताइए। कुछ इसका फूल पौधा कुछ भी बताइए। मैडम अभी मिट्टी का उसमें प्रयोग नहीं होता है। ऐसे तो कई सारे हाँ तो दो चार को बताइए। हाइड्रोपोनिक सिस्टम हाँ है, बताइए जैसे ना। पालक का इस्तेमाल किया, अरे वो हवा पालक और उगाने पानी से पालक हो जाता है, आपने उगाया? हाइड्रोपोनिक सिस्टम में किया जाता है। किया जाता है, आपने जी, उगाया? नहीं, मैं मिट्टी का नॉर्मल जो आम आदमी जानता है बताइए। सिर्फ हवा और पानी, ध्यान नहीं उसका। हर घर में लोग, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, कुछ सजावटी पौधों का भी यूज करते हैं। सॉरी चलिए कोई बात नहीं है, ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है। ग्रीन मफलर क्या होता है बता सकते हैं? क्या मैं ग्रीन मफलर सॉरी नहीं जानते? ओके। आप झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपका चयन हो जाता है, जी। कुछ दिन के बाद प्रमोशन वगैरह भी हो जाता है, तो आपके क्षेत्र में किसी बड़े नेता का, है ना, जन संबोधन होने वाला है। जी। जो चुनाव वगैरह होता है तो उसके पहले आते हैं, जनता को जी। संबोधित करते हैं। आपको न्यूज मिलता है 2 दिन पहले, तैयारियां करनी है आपको। क्या क्या तैयारी कीजिएगा कि शहर पूरा स्मूथ चल सके और अच्छे तरीके से, या कोई भी अड़ंगा नहीं हो और यह पहले कार्यक्रम तो संपन्न हो जाए? जी, पहले तो एक ट्रैफिक सिस्टम को एक बार चेक करें कि ट्रैफिक की व्यवस्था करेंगे कि कहाँ से आ रहे हैं और बाकी लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, तो ट्रैफिक की समस्या ना बने उसको ध्यान में रखेंगे। उसको दूसरी, ध्यान में रखने के लिए क्या कीजिएगा उसके लिए? अगर हम किसी खास रूट से लीडर को बुला रहे हैं तो, और अगर वो रूट कुछ कुछ टाइम के लिए ब्लॉक करना पड़ रहा है तो हम अल्टरनेटिव रूट पब्लिक को बताएंगे कि आप उस रूट से ट्रैवल ओके, कर सकते हैं। उसके बाद? दूसरा, हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि भीड़ कितनी आ रही है, उसके हिसाब से हम भीड़ को कंट्रोल करने के मेजर्स लेंगे। और तीसरा जो है कि भीड़ आ रही है तो उसके पानी वगैरह की व्यवस्था अगर हो सके तो उसको कराने की कोशिश करें, हो सके तो कराना हो। बस इतना ही काम कीजिए। सॉरी मैडम, ध्यान, इतना ही काम आप कीजिएगा। अभी ध्यान में इतना ही है। ओके।
बाद में हम लोग टिप्पणी करेंगे सर प्लीज। अभी 26 जनवरी 2025 में कर्तव्य पथ दिल्ली में झारखंड की जो झांकी प्रस्तुत की गई थी, उसमें किसे श्रद्धांजलि देते हुए उस अनुकृति को दिखाया गया था? सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं, 2024 की बता दीजिए। मुझे ध्यान नहीं। वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान भारत सरकार के द्वारा जो दिया जाता है, परमवीर चक्र, वो कब दिया जाता है? युद्ध के दिनों में या शांति के दिनों में? युद्ध के समय शांति के दिनों में दिया जाता है। अशोक चक्र। कोई ऐसा जीवित व्यक्ति है अभी जिन्होंने, जो परमवीर चक्र धारक हैं और जो अभी जीवित हैं? झारखंड के सर, नहीं, देश के। सॉरी सर, ध्यान नहीं। आप शिक्षक हैं, 5वीं कक्षा का एक छात्र आपसे कहता है कि दुनिया ईश्वर ने बनाई है लेकिन मैंने ईश्वर को देखा नहीं है, आपसे पूछता है जी, तो आप ईश्वर की अनुभूति कैसे कराएंगे उसको? ईश्वर की अनुकृति, सॉरी सर, ईश्वर की अनुभूति उस बच्चे को अनुत्तरित रख दीजिएगा। नहीं सर, कोशिश करें, मैं कोशिश करूँ सर। बोलिए बोलिए, आप कोशिश के लिए बैठे हैं। ईश्वर की अनुकृति 5वीं क्लास के बच्चे को हम कराना चाहेंगे कि जो हमारी नेचर है, जो ईश्वर की अनुभूति कैसे कराएंगे? मतलब उसको एहसास होना कि हाँ ईश्वर तो है, सर कह रहे थे मान लेते हैं। हम ये बताएंगे कि दुनिया में हर चीज जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, वो स्वयं अपनी किसी न किसी प्राकृतिक विधि से उत्पन्न हुई है, और यह मानते हैं कि जो प्राकृतिक विधि से उत्पन्न चीजें हैं उसको ईश्वर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। इतने विस्तारित तरीके से 5वीं क्लास का बच्चा समझ लेगा आपकी बात? अच्छा, शिक्षक के कौन से दुर्गुण है जो एक प्रशासक में नहीं होने चाहिए? शिक्षक के दुर्गुण, पहला कि बच्चों के साथ जो एक प्रशासक में नहीं होनी चाहिए। लीडरशिप की कमी शिक्षक में का दुर्गुण भी है, और ये प्रशासक में, शिक्षक में कमी है, लीडरशिप की कमी, वो दुर्गुण है। सॉरी सर, धन्यवाद धन्यवाद, आपका इंटरव्यू होगा सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अभी ईरान और इजराइल का जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, कैसे किसको दोषी मानते हैं इसके लिए? तो आप तो ज्योग्राफी पढ़े हैं। सर रिपीट कीजिए, मैं जो ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष है, जी सर, उसके लिए किसको दोषी मानते हैं आप? कौन दोषी है ये जो एक विकट स्थिति उत्पन्न हुई है? सर जियो पॉलिटिक्स में सभी देश अपने फायदे के लिए काम नहीं, करते हैं वो तो सर। ठीक है, सब अपने तो फायदे के लिए। अगर हम ये नजरिए, अलग अलग नजरिए के हिसाब से सर दोषी हो सकते हैं। अगर हम ईरान के पर्सपेक्टिव से देखें तो वह अपनी सेफ्टी के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता है, कि वो मानता है कि न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे तो सेफ रहेंगे। उस हिसाब से उसको न्यूक्लियर हथियार बनाने से इजराइल और अमेरिका द्वारा रोका जा रहा है। तो यह ईरान का तर्क है। इजराइल का तर्क है कि अगर वो न्यूक्लियर हथियार ईरान के पास चला जाएगा तो उससे उसके सिक्योरिटी को खतरा होगा, और इसलिए वो चाहता है कि न्यूक्लियर हथियार वो ना बना पाए। अच्छा, ईरान जो है, जो लोकेलिटी है ईरान का, जो लोकेशन है, उसके आसपास के देशों को दिशा के साथ केवल बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है मेरा। पूरब में पाकिस्तान आएगा, पश्चिम में इराक और ईरान। इराक और ईरान, ईरान के पश्चिम में भी ईरान है। ईरान के आसपास में पूछ रहा हूँ। सॉरी, इराक सर, इराक। इराक पश्चिम में है ईरान के, श्योर? तो पाकिस्तान पूरब में है, हाँ, और इराक पश्चिम में है, तो पाकिस्तान और इराक की तो सीमा लगेगी ही नहीं। उत्तर पश्चिम में सर इराक। अच्छा, और बताइए। दक्षिण में ये पर्शियन गल्फ हो गया। अच्छा, और पश्चिम में चलिए कोई बात नहीं है, आप जा सकते हैं। बैठिए। मिस्टर रमेश जी क्या महसूस कर रहे हैं? सर, एक दो क्वेश्चन हम बुरी तरह से फंसे हैं। और ठीक, और क्या महसूस कर रहे हैं? क्या सर?
और क्या अनुभव हो रहा है, हाँ अनुभूति हो रही और है? करप्शन के अलावा ये सर का जो क्वेश्चन था टीचिंग को लेकर के वो भी लगा। और मैडम का जो सवाल था कि कोई सिचुएशन बेस्ड जो सवाल था उसमें हमें लगता है कि और अच्छे से उत्तर देने की जरूरत ये पहली बार मॉक दे रहे हैं और भी कहीं दिया है मॉक? है। इस बार पहली बार दे रहा हूँ सर, पहले पिछला दे बार चुके हैं? दिया दिया था दो दो हमारे यहाँ दिए थे पिछली बार, नहीं सर, पिछला बार यहाँ यहाँ नहीं दे पाए थे। जी ठीक, पहले आप बैठिए ठीक से, आपको बैठने का पोजीशन ठीक करवाते हैं आपका। आप जी। कैसे बैठे थे? पैर आपका पीछे है, ये ऐसे फैला हुआ है, आप बैठे थे जो, अभी बैठिए, आप पैर आगे करिए, पैर 90 डिग्री पे करिए ऐसे। हाँ, थोड़ा हल्का सा पीछे, हल्का सा, हाँ, और हल्का सा नजदीक करिए, और दोनों पैरों को, हाँ, ठेवना भी हल्का सा नजदीक करिए, और हाथ जो ऐसे रखिए, ऐसे बिल्कुल, और ये पोजीशन ऐसे रखिए, ना तो ऐसे होगा ना ऐसे होगा, ऐसे रखिए। ठीक है सर। हाँ ठीक है, ऐसे बैठिएगा, पहले तो बैठने का पोजीशन ठीक कर लीजिए आप। ठीक, जी सर। बहुत जरूरी है, आपकी पूरी पर्सनालिटी बैठने से रिफ्लेक्ट होती है किसी भी आदमी की, है ना? जी सर। अभी रिलैक्स हो जाइए, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे जाके। जी सर। आपका कितने तारीख को है? 20 को है। 20 को सर। इस बीच में एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे बैठे तो वैसे भी पहला ही इंप्रेशन आपका गड़बड़ चला जाएगा, बैठने नहीं आता है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, जब आप एंट्री कर रहे थे, जब आपने एंट्री किया तो आप एकदम कैजुअल हिलते डुलते आ रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको एकदम जेंटलमैन की तरह एंट्री करना है, और एंट्री करके चेयर के पास खड़े होकर ग्रीट करना है। पहले लेडी मेंबर को ग्रीट करना है, अगर वहाँ लेडी मेंबर हो तो। लेडी मेंबर नहीं हो तो पहले चेयरमैन को ग्रीट कर लेना, फिर बाकी लोगों को। उसके बाद जब तक परमिशन न मिले तब तक नहीं बैठ नहीं बैठना है। ग्रीट करना सर। हाँ, तो वो सब ध्यान रखना है, राइट? सेकेंड थिंग। तीसरा, आपका सर भी बहुत हिलता है, बॉडी भी खूब हिलता है, फिंगर भी हिलता रहता है, उसको स्टेबलाइज करके रखना है, फिंगर को भी, सर को भी बहुत नहीं हिलाना है। इधर देख रहे हैं तो ऐसे करेंगे, इधर देख रहे हैं तो ऐसे करेंगे। जब आप एंट्री आए, आप यहाँ खड़े हो तो उधर क्यों देखने लगे? आप अगर वीडियो, तो इनका वीडियो इनको दीजिएगा ना, अपलोड कर दीजिएगा। आप यहाँ के उधर देख रहे थे, आप इंटरव्यू में गए तो आप बोर्ड को इंटरेक्ट करेंगे ना, कमरे को थोड़ी ऑब्जर्व करेंगे कहाँ क्या है नहीं है। जी ये गलत इंप्रेशन जाता है इससे। जी ठीक है, आप फॉर्मल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बी फॉर्मल। आंसर आपका नॉलेज बढ़िया है, ज्योग्राफी पे पकड़ है, लेकिन नॉलेज पे 30% ही मार्क्स मिलेगा इंटरव्यू में, जान लीजिए पहले। अगर आप सोचेंगे नॉलेज के दम पे आंसर नंबर लेना है, तो नॉलेज का रेशियो है 30% इंटरव्यू में। नॉलेज का जो पार्ट था आपके पूरे एग्जामिनेशन में था मेंस, जी वो आपने दे दिया है नॉलेज की, मेरे को है, तभी मेंस पास किए। जी ये है एटिकेट, बिहेवियर, आपका प्रेजेंटेशन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, 70% इसी पे नंबर, इसको एकदम ध्यान में रखना है। फिंगर मूवमेंट एक आध बार हो जाए गलती से, कोई बात नहीं, हाथ हाथ, लेकिन आपका पूरे एंटायर, कभी फिंगर ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, कभी रब करते हैं आप, है ना, तो उससे पता चलता है वो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो, अब हो रहा है नहीं हो रहा नहीं पता, बट बॉडी लैंग्वेज की पढ़ाई यही कहती है कि उसका मतलब है कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी क्वेश्चन का किसी ने पूछा, सुना ही नहीं दिया, तो बोलते क्या सर, ऐसे थोड़ी जो बोलना है वहाँ, क्या सर बोलना है, सर माफी चाहता हूँ मैं प्रश्न सुन नहीं पाया आपके अच्छे से, सर कृपया एक बार फिर से रिपीट कर दे। जी समझ में आया? ऐसे नहीं पूछना है क्या सर, फिर से बोलिए सर, ऐसे नहीं बोलना है भाई, स्कूल नहीं है, बच्चों से बात नहीं कर रहे हो, दे आर वेरी सीनियर, आपसे बहुत ज्यादा सीनियर लोग होंगे, पिंच कर जाएगा इधर, अरे इसको बात करना नहीं पता है, टीचर बोलता है खुद को, तो ये मैसेज चला जाएगा उनके पास, है ना, तो उनको एकदम पोलाइटली अच्छे से पूछना है। नेक्स्ट क्या है, आप बोल रहे बीच में किसी मेंबर ने आपको बीच में बोलना शुरू किया, तो आप एकदम उसमें बोलते चले जाते हैं, कि अपनी बात हम पूरी कर ही लेंगे, तुम चाहे जो हो समझो, जी जैसे ही मेंबर बोलना शुरू करे वैसे ही रुक जाना, आपका आंसर पूरा हुआ हो नहीं हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मेंबर के बोलने के दौरान किसी कीमत पे नहीं बोलना है, पूरी बात सुन लेनी है ध्यान से, उसके बाद उसको रिप्लाई करना है। ठीक, ये सब नहीं मेंटेन करिएगा तो 30 नंबर नॉलेज पे मिलना है, 30 में 30 नहीं मिल जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, आपका नंबर लेना है ना, जी सर। तो 70% पार्ट तो आपके पास है लेने का, केवल बिहेवियर से नंबर ले सकते हैं आप, ये सब ध्यान दीजिए। आंसर उतना ही का दीजिए जितना पूछा गया है। अभी एक दो जगह ऐसा हुआ आपसे जो नहीं पूछा गया वो भी बता रहे हैं, क्लास में नहीं पढ़ा रहे आप ना, जी जो पूछा जाए एकदम पिन पॉइंट उतना ही आंसर दीजिए, जहां लगे कि यहाँ पे ज्यादा बोलने का स्कोप है वहीं पे बोलिए,
जी सर। अदरवाइज एक्स्ट्रा नहीं बोलना है ना। आपसे बहुत नॉलेज वाले लोग हैं वो लोग, है ना। फिर आ, वही मैंने कहा, एक एक बार ऐसा हुआ कि आप क्वेश्चन बिना सुने बीच में ही बोलना शुरू कर दिए। पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए, वो मैंने पहले भी कहा, पूरा क्वेश्चन आपको वीडियो दे देंगे, आप देख लीजिएगा, सब नजर आ जाएगा। ठीक, इससे ये पता चला कि ओवर कॉन्फिडेंस मुझे लगा आपको ज्यादा है। नहीं सर, कई बार कॉन्फिडेंस ही लूज हो गया है। हाँ? नहीं, कहीं कहीं पे नजर आया कि आपको कॉन्फिडेंस ओवर हो गया है, कहीं कहीं तो लगा कि कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, कहीं कहीं ओवर हो गया, तो उसको बैलेंस करके रखना है। ड्रेस व्रेस तो ठीक कर लीजिएगा, हाँ वो मैंने केवल कर इंडिकेट कर दिया है ना। आंसर जहां नहीं आता तो सॉरी भी नहीं बोलते, आप सीधा बोलते नहीं आता है। जितनी बार नहीं आए, 20 बार नहीं आए, 20 बार सॉरी बोलना है। सॉरी बोल के तब आगे कुछ बोलना है। जी आप सर। सीधा बोलते हैं सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, याद नहीं आ रहा समथिंग, पहले बोलना है सॉरी सर माफी चाहता हूँ। सॉरी या माफी एक ही बात बोल दीजिए, कोई हिंदी में बोल रहे हैं तो माफी चाहता हूँ सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, हो गया। ये जरूर बोलना है ना, डायरेक्टली नहीं बोलना है कि नहीं आता है। ये हो गया। ठीक, और मेंबर के बीच में नहीं बोलना है, ऐसा तो बता ही दिया आपको। और एक दो पॉइंट हमको लगता है जितना हम लिस्ट आज तक बनाए उसमें पॉइंट्स में हाईएस्ट पॉइंट वाले आप हो गए। आई कांटेक्ट को थोड़ा सा और बेहतर करना है। एक मेंबर को आंसर कर रहे हैं तो 90% उन्हीं को देखना है, 10% में बाकी लोगों को भी देख लेना है, लेकिन हिलते डुलते नहीं। ऐसे देख रहे हैं तो ऐसे एक बार इधर भी नजर घुमा लेना है, या उनसे बात कर रहे हैं उनको जवाब दे रहे तो एक बार इधर भी देख लेना है। एक आध बार किया आपने, जी सर। लेकिन मेरे उनसे बात करें तो मेरे तक आए, वहां पहुंचे ही नहीं, तो उनको नेग्लेक्ट कर दिए एकदम। वो नहीं, थोड़ा सा एंगेज करना है ना। जी सर। गाड़ी वाड़ी देख लीजिएगा आपका, ये बहुत होता है होठ, समझ रहे हैं, नहीं जी करना है ये सब, जी वो ये सब तो नहीं हुआ, लेकिन होठ आपका बहुत हो रहा था, उसको कंट्रोल करना है। और एक दो जगह ऐसा हुआ जब क्वेश्चन को ही आप रिपीट करते हैं, सर ने जो पूछा उसी को आप रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है। तो मैंने पूछा झारखंड की 3 समस्या बताइए, 3 समस्या नहीं बोलना है, ये चीज मन में बोलिए। ठीक, ठीक। इससे ये लगता है कि आप अच्छे लिसनर नहीं है। नहीं समझ में आया, नहीं सुनाई पड़ा तो पोलाइटली बोलिए कि सर माफी चाहता हूँ, मैं प्रश्न सुन नहीं पाया अच्छे से, या सर माफी चाहता हूँ मैं समझ नहीं पाया सर आपका प्रश्न, कृपया फिर से समझा दें। ऐसे करके बात करना है, इसे ध्यान रखिए। तो थोड़ा अप्रोच कैजुअल था, उसको ठीक करिए। और आप ट्रैप हुए करप्शन में, आपको पता नहीं कि आप ब्लंडर कर गए हैं करप्शन जी में। सर। ये आप खुद से बोल रहे हैं ब्लॉक में करप्शन, आपको पता है आप बोल रहे हैं कि झारखंड के 264 ब्लॉक में करप्शन है, सर आप ये बोल रहे हैं। से इसको थोड़ा सुधार लेंगे सर। एकदम इस पॉइंट पे आपसे मैंने क्या पूछा, 3 चुनौती। जी सर। तो चुनौती में आप समस्या, वो भी ऐसा समस्या बता रहे, चुनौती और समस्या के बीच डिफरेंस है। क्या चुनौती हो सकता है एक प्रशासनिक अधिकारी को? एक चुनौती प्रशासनिक अधिकारी के सामने हो सकता है कि सर कई बार मैन पावर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से योजनाओं का टाइम से इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कई बार सर रिसोर्स की भी कमी हो जाती है, पता है ना भाई, जी ये सर। प्रैक्टिकल चीज है। और इसमें किसी की बुराई भी नहीं हो रही है, स्वाभाविक है कि सरकार के पास रिसोर्स कम होता है भाई, हर चीज एक बार में नहीं होगा, उसकी वजह से समस्याएं आती हैं। कई बार आप ऐसा बता सकते हैं, कई बार सर जहाँ पे हम लोग काम करते हैं डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, बट अभी भी चूंकि वो 100% नहीं हो पाया, तो कई बार उसको लेके भी चुनौतियां आती है कि सर्विस की डिलीवरी वो बहुत फास्ट नहीं हो पाती। ऐसा बताइए कि कमियां भी आ जाए और किसी की बुराई भी नहीं, आप ब्लेम कर रहे हैं सीधा कि 264 जी सर, ब्लॉक ये में बहुत पूरा बीडीओ से लेके कंप्यूटर ऑपरेटर सब भ्रष्ट है। आप झारखंड में एकमात्र ईमानदार आदमी जी सर, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, जी सर। उतने पे इंटरव्यू खत्म हो जाएगा आपका। जी और ऊपर से आप बता भी रहे कि हम जाके कैसे ठीक करेंगे। जी सर। हाँ? तो इसको ध्यान रखना है। और नाम ले रहे हैं, आपसे मैंने कहा करप्टेड ऑफिसर का नाम लीजिए, आप नाम भी ले रहे हैं, बोल के भी ले रहे हैं कि सर न्यूज में आया है। हमने क्वेश्चन क्या किया कि झारखंड के किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो करप्शन में लिप्त है, सर, आप इसका एक्सप्लेनेशन देके नाम ले रहे हैं। सर, हाँ? इसका आंसर अरे बोलिए कि सर यदा कदा कुछ लोगों का नाम आता रहता है, अभी सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर न्यूज़पेपर में आता है जिसको किसी व्यक्ति के ऊपर करप्शन का आरोप लगाने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे करके जवाब दीजिए ना। अब नाम भी ले रहे हैं, और वो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर है, अब सीधा विनय चौबे भी बोल रहे हैं, श्री उरी कुछ नहीं लगा रहे हैं। एक तो नाम ही नहीं लेना है, राइट। हाँ, ध्यान रखिए ऐसे मामले में। अब वो रिजिड कर ही दे कि कुछ लोगों का नाम है, एससीबी ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, आप उनका नाम जानते हैं, तब बोलिए कि जी सर उसमें सर श्री विनय चौबे जी का नाम आया। तब पूछेंगे मामले, तो बोलिएगा सर कुछ उनके ऊपर आरोप लगाया गया है,
बट वो कितना सही है नहीं सही है सर ये न्यायालय तय करेगी, खत्म हो जाएगा बात, इतने तो समझ जाएंगे कि आपका अप्रोच क्या है, उनको अप्रोच जानना था। आपने जो आंसर दिया उससे ये लगा कि आप सबको करप्टेड मानते हैं, ये एकदम सो नहीं होना चाहिए ना, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं तो उसी पे आपका पूरा ब्लंडर हो जाएगा, पता चला सब अच्छा हुआ एक की वजह से पूरा खराब हो गया। बाकी सर मैम लोग बताएंगे, पेपर आपको दे देंगे, बाहर आपको मिल जाएगा, बताइए मैम कुछ सर अगर है तो। ठीक है, ठीक है। कुछ बताना है मैम, हाँ, बताइए। आपसे जो पूछा था प्रश्न उसका जवाब क्या आपने इतना बेसिक बेसिक बताइएगा। सर ने जितनी बातों को कहा है फॉलो करना है। सबसे पहले कोई मंत्री आ रहे हैं या कुछ भी है तो देखेंगे कि उनके साथ कौन कौन टीम आ रहा है, उनके रहने खाने और सुरक्षा का प्रबंध। फिर जहाँ दौड़ा हो रहा है तो रूट क्लियर करेंगे, हम अलग डाइवर्ट करेंगे रूट। कौन से स्थान पे हो रहा है, उसका स्थान समतल है कि नहीं, अगर मौसम देखेंगे उस मौसम के अनुसार शेड लगेगा कि नहीं। उसके बाद वहाँ पर सारी व्यवस्था करेंगे एम्बुलेंस की, अगर दंगा हो जाता है तो उससे निपटने के लिए, आग लगेगा उससे निपटने के लिए सारी व्यवस्थाएं करेंगे। अतिरिक्त फोर्स मंगाने की जरूरत है, वो सीसीटीवी मॉनिटरिंग ये सब सीसीटीवी बता है, सकते ड्रोन है। जगह जगह पे जो पब्लिक का भीड़ इकट्ठा होगा तो इमरजेंसी नंबर हम डालेंगे। एग्जिट और जो एंट्री का गेट है उसकी संख्या उसमें पंडाल में एक्स्ट्रा लगाएंगे, है ना। ये सारा चीज। उसके बाद जितने भी जो दौरा होने वाले हैं, जितने भी डॉक्टर्स है उस शहर में उस दिन, या पुलिस पदाधिकारी, मतलब जहां जहां जैसे कि अग्निशमक विभाग में जो भी है इमरजेंसी सिचुएशन में जिनकी जरूरत पड़ती है, उन लोगों को बोलकर रखेंगे कि आप अलर्ट छुट्टी मोड पर पे नहीं रखेंगे। रहिए, अलर्ट मोड पे रहिए, फोन ऑन रखिए, है ना। एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर वगैरह की भी व्यवस्था करके रखेंगे इमरजेंसी के लिए। तो ये सारी चीजें एटलीस्ट मतलब छोटी छोटी चीजें। तो इस तरह का और भी आप देखिएगा कि अगर नक्सलवादी एरिया, आतंकवादी एरिया, उसका सुरक्षा का प्रबंध करेंगे, क्या क्या चीज लगेगा, है ना। तो इन सारी चीजों को देखना है। आप जो बताया वो बहुत जनरल था, एक सामान्य आदमी से पूछेंगे तो वही बताएगा। आपसे पूछा जा रहा है प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे सोच पाते हैं कि नहीं, ये चेक किया जा रहा है ना। ठीक है, चलिए ओवरऑल नॉलेज वगैरह ठीक है आपका। आप थोड़ा सा ईरान वाले में आप अच्छा जवाब दिए कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है हर देश का, इसलिए किसी को दोषी नहीं ठहराया आपने, वो अच्छा जवाब था। तो नॉलेज अच्छा है, बस थोड़ा सा आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा इंटरव्यू, ठीक है। इस बीच थोड़ा सा मिरर वगैरह पे बैठने उठने का प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ओवरऑल।